फ्रेंड, स्टडी स्पार्क में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं जीवन ज्योति टेस्ट सीरीज, जिसका सेट नंबर है 782। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपया की राशि उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंकों में भुगतान की गई साधारण ब्याज राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या रहा, केशव 2 बैंक से उधार लिया। पहला बैंक का नाम ए है और दूसरा बैंक का नाम बी है, जो कि उसका दर है ना, जो देखिए एक है 3.5% की दर से और दूसरा बैंक से लिया है जिसका दर है 6.5%। ठीक है, उसके बाद बोल रहा प्रत्येक बैंक से, यानी मूलधन कितना है, 2 लाख रुपया है। ठीक है, दोनों बैंक से 2-2 लाख रुपया लिया है। आगे देखिए, समय बोल रहा है 2 वर्ष दोनों के लिए, यानी समय कितना है जी, तो सर 2 वर्ष है, इसका भी 2 वर्ष है। अब ये बताइए, देखिए मूलधन बराबर है, समय बराबर है 2 वर्ष, तो ब्याज में जो अंतर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, तो कहिएगा सर दर की वजह से आ रहा है। एक में दर है 3.5% और दूसरा में दर है 6.5%। तो ये बताइए एक वर्ष में दर का अंतर कितना हो रहा है, तो कहिएगा सर 3% के अंतर हो रहा है। यानी बी है ना, जो एक वर्ष में 3% ए से ज्यादा ब्याज ले रहा है। तो ये बताइए एक वर्ष में 3% ले रहा है, तो 2 वर्ष में कितना प्रतिशत ज्यादा लेगा, तो कहिएगा सर 2 वर्ष में 3 गुना हम 2 करते हैं ना, तो 6%। तो यही ना अंतर हुआ जी, 6%। यानी प्रतिशत में कहेगा तो अंतर कितना है, अंतर प्रतिशत में है 6%। लेकिन हमसे प्रतिशत में नहीं पूछ रहा, हमसे रुपया में पूछ रहा है। तो देखिए 6% है, तो हम लिख देते हैं मेरा मूलधन कितना है, 2 लाख रुपया है, तो लिख दीजिए 2 लाख गुना 6%। प्रतिशत हटेगा तो बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12 पर 3 जीरो, यानी 12,000 का अंतर। रुपया में कहेगा तो 12,000 का अंतर और प्रतिशत में कहेगा तो 6 का अंतर। सबसे पहले समझिए, देखिए दर दिया गया है, एक का दर है 3.5%, दूसरा का दर है 6.5%। मूलधन दोनों का 2-2 लाख रुपया है और समय दोनों में बराबर है। तो बोल रहा है ब्याज में अंतर। अब देखिए ब्याज में अंतर किसके वजह से आ रहा है, सर दर की वजह से आ रहा है। एक में दर है 3.5% और दूसरे में दर है 6.5%। अगर हम 1 साल पैसा रखते हैं तो कितना प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलता है बी को, तो सर 3%। तो 2 साल अगर हम पैसा रखें तो कितना मिला ब्याज, 6%। अब देखिए 2 लाख का 6% होता है 12,000, जो कि यही मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया जी, cos 35 अपॉन sin 55 प्लस sin 11 अपॉन cos 69 -2 गुना cos 27 sec 63। तो सबसे पहले देखिए साइन को या कॉस को चेंज करते हैं तो चेंज 2 फॉर्मेट में करते हैं। पहला होता है, क्या होता है, इनवर्स फॉर्म। देखिए बताते हैं, इनवर्स फॉर्म में क्या होता है ना, जैसे देखिए यहाँ साइन है ना, तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में। टाइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। कॉट
tan थीटा cot थीटा में देखिए cos थीटा किस में चेंज हो जाएगा, sec थीटा में, ठीक है। cos थीटा हो जाएगा sec थीटा में चेंज। ये किस में होता है, इनवर्स फॉर्म में होता है। एक वो होता है इंटरचेंजिंग फॉर्म, और दोनों का हम यूज बताएगा आपको। इंटरचेंजिंग फॉर्म, इंटरचेंजिंग फॉर्म में क्या होता है ना, साइन है जो चेंज हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा में, या कॉस थीटा साइन थीटा में। tan थीटा चेंज हो जाता है कॉट में, और सेक थीटा चेंज हो जाता है कोसेक थीटा में। अब देखिए इनवर्स फॉर्म में देखिए साइन कोसेक में कैसे चेंज होता है, तो आप एगो फार्मूला पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सर वो 1 कोसेक थीटा होता है। इसी चीज को देखिए तो चेंज हुआ ना जी, इनवर्स कर रहे हैं यानी उल्टा कर रहे हैं तो साइन के कोसेक बन रहा है। इसी चीज को आप कहीं कहीं लिखल देखे होंगे साइन थीटा, इधर देखिए भागा में ना है तो इधर आएगा तो गुना में, तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह से देखिए इंटरचेंजिंग में क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इंटरचेंजिंग कहेगा तो साइन कॉस में, tan कॉट में, कॉस सेक में, इसका उल्टा भी हो सकता है। कॉस को आप साइन में कर सकते हैं, tan को कॉट में कर सकते हैं, यानी कॉट को tan में कर सकते हैं, कोसेक को सेक में कर सकते हैं, इसका भी उल्टा कर सकते हैं, यानी दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ तक आपको पता हो गया तो चलिए अब इसको मिटा लेते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए अब देखिए इस cos थीटा है ना जी, तो cos थीटा को हम देखिए cos 35 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर cos, अच्छा 90, देखिए cos 35 को हम 90 में से 55 घटा देंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 90 माइनस 55 की जगह तो 35 होगा, तो हम cos 35 को डायरेक्ट न लिख करके 90 माइनस 55 कर दिए, अपन देखिए साइन 55 है तो उसको एक जैसे है जैसे रह दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस, अच्छा साइन 11 है ना जी, तो हम बताइए 11 को हम 90 माइनस 79 कर दें तो क्या दिक्कत है, 90 में से 79 घटेगा तो 11 ही होगा, तो हम डायरेक्ट 11 न लिख करके 90 माइनस 79 कर दिए, ठीक है। अपॉन cos 79 है तो cos 79 रह दिए, देखिए माइनस 2 गुना, अच्छा ये बताइए cos का इंटरचेंजिंग फॉर्म क्या होता है, तो कहिएगा सर cos का इंटरचेंजिंग फॉर्म होता है, अच्छा सेक, या cos को पहले रह दीजिए, चलिए आसानी के लिए बताते हैं आपको अगर याद ना हो cos, अच्छा सेक का कोसेक का इंटरचेंजिंग फॉर्म क्या होता है, सेक होता है, आप भूल जाइए पहले, देखिए कोसेक थीटा लिख दिए। अब सर 63 है ना जी, 63 को हम क्या लिखते हैं, तो सर कोसेक 63 को लिख दीजिए 90 माइनस 27, अच्छा हम डायरेक्ट 63 ना लिख करके 90 माइनस 27 लिख देते, क्या दिक्कत है जी, 90 में से 27 जाएगा तो कितना होगा, तो सर 63 होगा। अब देखिए आगे, अब देखिए देखिए अगर इसको थीटा मानते हैं तो cos 90 माइनस थीटा ये कुछ होता है जी, तो कहेगा सर साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन 55 अपॉन साइन 55, देखिए प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सर cos थीटा होता है, तो लिख दीजिए cos 69 अपॉन cos 69 माइनस 2 गुना, अच्छा ये बताइए देखिए यहाँ cos कितना है, तो कहिएगा सर 27 अब गुना, अच्छा ये बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सर सेक थीटा होता है इंटरचेंजिंग फॉर्म में, तो ये लिख दीजिए सेक, आई हो गया 27। आप देखिए साइन 55 साइन 55 क्या हो जाएगा जी, तो सर कट के तो 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा माइनस 2। अब वो पढ़े होंगे cos थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 2 गुना 1 कीजिए, तो देखिए 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी नंबर में दिया गया है मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर बोल रहे हैं 3 संख्याओं का अनुपात 5:16:21 है। यदि पहली संख्या का 20% 26 है तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर का 40% कितना होगा। सबसे पहले देखिए 3 को संख्या का अनुपात हमको दिया गया, कितना दिया गया है, तो सर 5:16:21 है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहे हैं पहली संख्या का 20%, पहली संख्या कितना है जी, तो हम मानते हैं सर 5 यूनिट है। देखिए 5 यूनिट का 20% कितना है, तो सर 26 है। 5 यूनिट को 5 यूनिट लिख देते हैं। अच्छा अब मैथ में पढ़े होंगे, बॉडमास का नियम में भी पढ़े होंगे, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, यहाँ गुना कर लीजिए। अच्छा ये 20% है तो कोई भी संख्या वो अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो कहेगा सर 100% होता है। तो 100% इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सर 5 से गुना करना होगा। तो 5 से इस साइड गुना किए ना जी, तो 5 से हम इस साइड भी गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 100%। 100% बराबर कितना हो गया, 26 गुना 5 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 100%, 5 यूनिट तो अपने आप में 100% है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, 26 गुना 5। अब देखिए क्वेश्चन को आगे देखिएगा तो बोल रहा है तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर। तो देखिए तीसरी संख्या मेरा 21 यूनिट है, दूसरी संख्या 16 यूनिट है, तो दोनों का जब अंतर देखते हैं तो कितना आता है मेरा, तो सर 5 यूनिट आता है, क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी 5 यूनिट दिया गया है। बोल रहा है उसका 40%, तो देखिए 26 गुना 5, इसका 40%, तो 40% हटेगा तो बटा 100। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी हो गया सर 26 गुना 2, जो कि हो गया 52। ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है। 4 नंबर बोल रहा है ना, निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है 22 गुना 6 8 भागा 4 छोटी पोस्ट 15 माइनस 11 बटा 4। अब देखिए सबसे पहले इसमें आपको बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए। बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले आप बार ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, उसके बाद छोटी कोष्ट को, उसके बाद मंझली कोष्ट को, उसके बाद बड़ी कोष्टक को सोल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले बार ब्रैकेट, छोटी कोष्टक, मंझली कोष्टक और बड़ी कोष्टक, इसके बाद कहता है का, उसके बाद होता है भागा, उसके बाद होता है गुना, उसके बाद होता है जोड़, उसके बाद होता है घटाव, ठीक है। तो इस सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले बार ब्रैकेट को हमको सोल्व करना है, उसके बाद छोटी कोष्ट, मंझली कोष्टक, बड़ी कोष्टक, का गुना जोड़, का उसके बाद गुना फिर जोड़ फिर घटाव, ठीक है। जब यहाँ तक आपको अगर ध्यान में है तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 22 गुना 6 गुना 8 भागा 4। देखिए सबसे पहले अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो रहा है जी, तो सर 15 4 60, 60 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, तो सर 60 में से अगर 10 जाएगा तो 50 और 11 गया तो कितना बच गया, 49। 49 बटा क्या हो जाएगा, 49 बटा 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, इसको अगर गुना कर लेते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लिख देते हैं 22 गुना 6। अब देखिए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आप काट नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले कोष्ट, उसके बाद होता है भागा, का क्रिया नहीं है तो फिर भागा का क्रिया। तो इसमें 4 देखिए 8 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो सर 2। अब 2 गुना लिखेंगे 49 बटा 4, यहाँ 2 दूनी 4। अब देखिए 22 गुना 6, यहाँ देखिए गुना, यहाँ 2 दूनी 4, अब ये हो गया गुना में आएगा 49 बटा 2, ये हो गया 3 दूनी 6। अब
22 तिया 66 गुना 49। जब 66 में 49 से गुना कीजिएगा ना तो मेरा आएगा आंसर 32 24। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर बोल रहा है एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मीटर में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्रेन है, इसका जो लंबाई है कितना है तो सर 591 मीटर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इसका चाल है जो स्पीड है, स्पीड कितना है तो सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद बोल रहा है एक प्लेटफॉर्म को पार करके समय कितना लेता है तो सर जो टाइम लेता है ना वो 1.7 मिनट लेता है। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की लंबाई का अंतर। अब आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है तो सर स्पीड गुना टाइम होता है। अब देखिए यहाँ तो ट्रेन का डिस्टेंस दे दिया गया 591 प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। हम कहेगा सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस जुटता क्यों। मान के चलिए देखिए एक प्लेटफॉर्म है, आई मेरा ट्रेन है। अगर ये ट्रेन है तो ये बताइए ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ट्रेन का फेस है प्लेटफॉर्म का, ये अगर इंड पॉइंट मिल गया तो आप कहिएगा कि ट्रेन पार हो गया, कहिएगा नहीं सर ये अभी ट्रेन पार, अगर ये ऐसा ट्रेन है तो ट्रेन पार नहीं हुआ। तो ट्रेन पार कब हुआ तो सर ये प्लेटफॉर्म है ना और ट्रेन यहाँ पर आ जाए, यानी कहने का मतलब है ट्रेन का इंड पॉइंट और प्लेटफॉर्म का इंड पॉइंट दोनों का इंड पॉइंट मिल जाएगा ना। ट्रेन का इंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म का इंड पॉइंट, दोनों का इंड पॉइंट मिल जाएगा ना, तब कहेंगे कि ट्रेन पार हो गया। तो देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई होता है जब प्लेटफॉर्म पार करता है। तो देखिए तो देखिए डिस्टेंस हो गया कितना, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब देखिए स्पीड कितना दिया गया है तो सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा में। अब जरा सा आप सोच के देखिए कि मेरा जो दूरी है वो मीटर में दिया गया है तो फिर ये स्पीड कैसे किलोमीटर में होगा प्रति घंटा में। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो ये हम 5/18 से गुना कर देते हैं। ये मेरा चाल हो गया। अब देखिए टाइम कितना दिया गया था 1.7 मिनट। अब देखिए जब इसको मीटर पर सेकंड में किए तो समय तो मेरा सेकंड में हो गया, इसमें दिया गया है मिनट में, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो इसको 60 से कर दिए गुना। ठीक है, अब देखिए 591 प्लस पी, अब देखिए 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10। अच्छा ये दशमलव हटेगा तो 1 जीरो कट जाएगा यानी 17 गुना हो जाएगा 6। 591 प्लस पी बराबर कितना हो गया देखिए 7 5 7 से का 42 के 2 बाकी 4 और 6 4 10। अब एगो जीरो बैठ जाएगा। अब देखिए पी बराबर कितना हो जाएगा तो सर इधर घट जाएगा 10 20 माइनस 591 यानी पी बराबर तो सर यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 1 तो हो गया 11 तो ये हो गया 2 तो ये हो गया 9 4 यानी 429 मीटर। अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको पता चल गया कि 429, ट्रेन की लंबाई हमको पता चल गया, यानी देखिए यहाँ लिख देते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है तो सर 429 मीटर है। लेकिन देखिए हमको प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई पता करने से नहीं होगा, हमको दोनों का अंतर पूछ रहा था, हम दोनों में अंतर देखते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई में दोनों में अंतर देखते हैं तो कितना होता है 162 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन,
छठा नंबर बोल रहा ना, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के औसत अंक 55 पाए गए। हालांकि बाद में पता चला कि अंक 72 को गलती से 27 लिखा गया था और एक अन्य अंक 64 को गलती से 46 लिखा गया था। तो वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 30 विद्यार्थियों के औसत कितना है, तो सर 30 विद्यार्थियों के औसत है जो 55 अंक है। लेकिन सर कुछ गड़बड़ी हुआ कि 72 की जगह पर जानते हैं गलती से कितना लिख दिया, तो सर 72 की जगह पर गलती से 27 पढ़ गया या लिख दिया। और एक और संख्या में गड़बड़ी हुआ जिसको 64 की जगह पर गलती से लिख दिया गया है 46। अच्छा ये बताइए, ये गलती वाला है तो ये क्या है जी, तो सर ये सही है। अच्छा तो सही संख्या का योग कितना हो रहा है, तो सर 4 2 100 और 713 यानी 136 हो रहा है। गलती के 713 के 3 बाकी है, 4 2 6 173 हो रहा है। अच्छा ये बताइए 73 संख्या अगर दोनों संख्या का योग 73 लिखा था तो औसत 55 आ रहा था, लेकिन एक्चुअली लिखना चाहिए था उसको 163 यानी कम लिख दिया। सर कितना कम लिखा है, तो देखिए यहाँ 3, यहाँ हो गया 13, तो 7 6 13, सर 63 कम लिख दिया है। 63 कम लिखने की वजह से 30 विद्यार्थी के औसत अंक 55 है। तो सर 63 अगर हम ऐड करते हैं तो 63 कितना में बढ़ेगा, तो सर ऑलरेडी 55 तो पहले से दिया हुआ है ये है, लेकिन 63 बढ़ेगा ना 30 विद्यार्थी पर बढ़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 63/30। देखिए 3 दूनी 6 एक मतलब 3 यानी 2.1, अब 55 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा 57.1, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है मेरा, डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर बोल रहा ना, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे दिया गया है x बराबर। देखिए सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, सबसे पहले हम देखिए सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे दिया गया, यानी पहले हमें वो सम चतुर्भुज समझते हैं। देखिए ऐसा सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है ना, जिसका चारों भुजा क्या हो, समान हो। और सम चतुर्भुज के विकर्ण प्रत्येक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, यानी प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितना पर काटती है, 90 डिग्री पर। देखिए दो विकर्ण दिया गया था। देखिए हम पहला विकर्ण को अगर हम D1 मानते हैं और दूसरा विकर्ण को हम D2 मानते हैं। ठीक है, देखिए D1 बराबर कितना दिया गया है, तो कहिएगा सर y प्लस x/y या प्लस 5 मीटर। ठीक है, और D2 बराबर कितना दिया गया है, y माइनस x/y प्लस 7 मीटर। लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया गया सर कि x बराबर जो लेना है ना 2 लीजिए और y बराबर 1 लीजिए। ठीक है, तो देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1 रखते हैं, तो देखिए y बराबर यहाँ 1 रखिए, तो 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 5, यानी सोल्व कीजिएगा तो 2 गुना 1 2 और 1 3 और 5 8 आ गया। सर ये 8 मीटर हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे तो इसको क्या होगा, तो सर 1 माइनस 1 गुना 2 अब प्लस 7, तो देखिए 1 गुना 2 2 हो गया और 7 1 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा था सर 6 मीटर। आपको पता है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है। तो देखिए 1/2 D1 का वैल्यू कितना है जी, तो सर 8 है, और D2 का वैल्यू कितना है 6 है, 3 दूनी 8, 8 दिया कितना हो गया 24 हो गया मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 8 नंबर बोल रहा ना, एक कक्षा एक एक छात्र 3 भार यानी वेटेज वाले एक विषय में 80 अंक प्राप्त करते हैं। 3 वेटेज वाले में 80, एक विषय में 80 अंक प्राप्त करते हैं। 2 भार यानी वेटेज वाले में दूसरे विषय में 90 अंक प्राप्त करते हैं। तो छात्रों के भारित यानी वेटेज का औसत अंक कितना होगा? देखिए 3 भार वाला में कितना प्राप्त कर रहा है जी? तो सर 3 भार वाला में प्राप्त कर रहा है जो 80 अंक कर रहा है, 80 अंक कर रहा है। उसके बाद देखिए 2 भार वाला में कितना कर रहा है? तो सर 2 भार वाला में जो प्राप्त कर रहा है ना 90 कर रहा है। अच्छा ये बताइए 3 भार वाला में 80 अंक, तो देखिए 3 भार वाला में 80 अंक, 3 भार वाला के टोटल अंक कितना होगा? तो कहिएगा सर 80 गुना 3 कर दीजिए। 3 भार वाला के एगो के अंक 80 है, यहाँ 3 ना है जी, तो 3 भार वाला भार यहाँ 3 है, तो 3 भार वाला के टोटल अंक कितना हो जाएगा? तो सर 80 गुना 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2 भार वाला के 90 अंक, तो 2 भार वाला के टोटल अंक कितना हो जाएगा? तो सर 90 गुना 2 हो जाएगा। अपॉन टोटल कितना भार हो गया? तो सर 3 भार प्लस 2 भार हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिएगा तो कितना हो गया? 8 या 24 यानी 240, 9 दूनी 18 यानी 180 अपॉन 5। इसको जोड़िए तो हो गया 0, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 420 बटा 5 यानी 8 5 40 और 520 यानी 84, क्योंकि ऑप्शन नंबर 84 किस में दिया गया है जी? डी में दिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर का रन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है तथा बी अकेले शेष काम पूरा करते हैं। संपूर्ण कार्य को पूरा 10 दिनों में हो जाता है। देखिए ए कितना दिन में किसी काम को कर रहा है जी? तो सर 12 दिन में। अच्छा बी कितना दिन में कर रहा है? तो सर 18 दिन में कर रहा है। अच्छा दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है? तो सर 36, यानी ए 3 और बी 2, यानी ए सर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा ना, तो 12 दिन में 36 यूनिट काम कर लेगा। और बी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा ना, तो 18 दिन में 36 यूनिट काम कर लेगा। अच्छा अगर हम दोनों को जोड़ दें तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो सर ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो सर 3 प्लस 2 यानी 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, लेकिन 2 दिन तक काम किया तो कहिएगा सर कितना कर दिया? तो 5 गुना 2 यानी 10 यूनिट काम कर दिया। अच्छा ये बताइए 36 यूनिट में से 10 यूनिट अगर काम कर दिया तो अब शेष कितना बचा? तो कहेगा सर 26 यूनिट बचा। अब बोल रहा है ना एक काम को छोड़ के चला जाता है बेचारा, एक कहता है कि भैया हम चल दिए, अब बच गया बी, तो बी अकेले शेष काम को करता है। अच्छा बी एक दिन में करता है कितना? तो सर बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब बी से हमको कराना है 26 यूनिट, तो हम कह सकते हैं 26 बटा 2 यानी कितना दिन में करेगा? 13 दिन में। तो बोल रहा है संपूर्ण कार्य कितना दिन में पूरा हुआ? तो कहेगा सर 2 दिन तो पहले किया था, 13 दिन बेचारा बी अकेले किया, यानी टोटल काम 15 दिन तक चला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेरा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था जी? क्वेश्चन नंबर 9 था। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूल है तो 3 अल्फा और 3 बीटा मूल वाले समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए 2 को हमको मूल दे दिया गया है, मूल दे दिया गया है, कौन है सर? अल्फा है और बीटा है। उसके बाद हमको एक इक्वेशन यानी समीकरण दे दिया गया, क्या दे दिया गया है? एक्स स्क्वायर
-6x और -5 बराबर 0। अब देखिए दो को मूल अगर दे रहे हैं ना तो उसका एक इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, क्या होता है? तो सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा बराबर 0 होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब बोल रहा है अल्फा की जगह पर, अभी जो मूल जो समीकरण पूछ रहा है वो बोला 3 अल्फा, यानी अल्फा की जगह पर आप 3 अल्फा रखिए और बीटा की जगह पर बोल रहा है 3 बीटा लीजिए, एक्स और माइनस अल्फा तो 3 अल्फा और गुना बीटा 3 बीटा बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों में 3 है तो 3 कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसमें देखिए 3 3 9 अल्फा गुने बीटा बराबर 0। अब आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए बी की जगह पर कितना है? -6, तो हम यहाँ माइनस और -6 और ए की जगह पर कितना है? 1 है, कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसको देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? तो सर सी बटा ए होता है, क्योंकि सी की जगह पर -5 है और ए की जगह पर 1 यानी -5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पुट करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर -3 अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना रख लेते हैं? 6, एक्स है तो एक्स लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए -9 अल्फा गुने बीटा की जगह पर -5 तो -5 बराबर 0, तो हो गया एक्स स्क्वायर -18x और -45 बराबर 0, जो कि सब किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में मेरा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर बोल रहा है ना, 11 नंबर बोल रहा सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनिता की वर्तमान आयु के दुगना से 5 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 5 गुना से 8 वर्ष कम होगा। वनिता की आयु सुजाता की आयु से x वर्ष अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सुजाता को वर्तमान आयु अगर हम s मानते हैं तो देखिए सुजाता की आयु का 5 गुना तो क्या हो जाएगा? 5s। उसके बाद देखिए वनिता की आयु का 2 गुना, अगर वनिता को हम क्या मानते हैं? भी मानते हैं, तो इसका 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है। हमेशा याद रखें जहां भी लिखा रहे अधिक, अधिक या कम, इसका मतलब होता है अंतर। ठीक है, अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। जहां भी मैथ में लिखा है अधिक या कम, समझ जाइए उसका अंतर निकालना है। तो दोनों का जो डिफरेंट है कितना है? 5 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़े, देखिए इसका ना 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद विनीता की आयु का 3 गुना, विनीता को भी है और 4 वर्ष बाद इसका, देखिए वर्तमान आयु भी है तो 4 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा? था सर भी प्लस 4 का 3 गुना, तो इसमें 3 से गुना कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़िए, सुजाता की आयु का 5 गुना, तो सुजाता की आयु एस है ना जी, और 4 वर्ष बाद तो एस प्लस 4 का 5 गुना से 8 वर्ष कम है, यानी इसका जो 5 गुना करते हैं ना तो 8 वर्ष कम है, तो इसमें अगर हम 8 वर्ष जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? तो सर बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए 5s प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 3v प्लस 12 प्लस 8। अभी देखिए यहाँ देखिए 5s इधर आ जाएगा तो -3v, अभी देखिए इधर 20 इधर जाएगा तो -20, तो हो जाएगा 0। अब इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो दोनों को सोल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5s -2v बराबर 5। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -v बराबर -5, यानी v बराबर आ गया मेरा 5।
अब जब b बराबर 5 आ गया तो कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए, जैसे इसमें पुट करते हैं तो क्या होता है 5s बराबर 15, तो s बराबर कितना हो गया 3। अब बोल रहा है ना दोनों का अंतर, तो एक वो 5 है या दूसरा 3 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेरा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर में तो एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लागत मूल्य से 20% अधिक, मानते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस है ना, जो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य है वो 100 है, ऐसा मान लीजिए, तो 20% अधिक अंकित करते हैं, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा एमपी कितना हो जाएगा, तो सर 100 का 20% अधिक यानी 120। अब बोल रहा है ना कि 25% की छूट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सर जब भी छूट दिया जाता है ना तो हमको मार्केट प्राइस पर मिलता है, यानी एमपी पे मिलता है, तो 120। अच्छा ये बताइए 25% छूट दे देगा तो लेगा कितना, तो सर 75% लेगा, तो 120 के 75 निकाल दीजिए, 25 75 और 25 चौसा और 30 24 से यानी 90। अब ये बताइए कोई भी सामान को हमको बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका पता आप कैसे करते हैं, तो सर हम क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेच दिए हैं तो प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य से कम में बेच दिए हैं तो लॉस हुआ। तो देखिए अगर हम 100 रुपया क्रय मूल्य माने हैं और 90 रुपया में आप वस्तु को बेच रहे हैं तो कितना लॉस हो रहा है, तो कहिएगा सर 10 का लॉस हो रहा है। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, तो देखिए 100 पर 10 का लॉस हुआ यानी कितना हो गया, तो सर 10%, यानी 10% हम क्या हो गया हमको हानि हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था ना, एक वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो हम मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इसका 100 रुपया होगा, तो जो मार्केट प्राइस यानी मार्केट में बेचने के लिए लाया होगा यानी मार्केट प्राइस 20% अधिक यानी 120 रुपये उस पर अंकित किया होगा। अब बोल रहा है उसके बाद 25% छूट देता है, तो देखिए छूट किस पे दिया जाता है, तो सर मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, यानी जो इस पे लिखा रहता है ना, कोई भी सामान लीजिएगा तो उसमें लिखा रहेगा एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, इसी पे आपको छूट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो देखिए 25% की छूट दे दिया तो लिया होगा कितना, तो 75%, तो 120 के 75% यानी 90, यानी सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 90। अब 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 90, तो लॉस कितना हुआ, तो सर 10 का लॉस हुआ। और 10 का लॉस किस पर हुआ, 100 पर हुआ, तो हो गया 10% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तेरह नंबर बोल रहा है ना, अमित ने समस्त धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है पर निवेश किया था। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष थी तथा दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक दर से 4% थी। अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों में 45 रुपया का अंतर था, तो निवेश की गई प्रत्येक धनराशि कितनी थी। देखिए अमित है देखिए अमित है ना जो समस्त धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है, कितना समय के लिए किया है, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक साधारण ब्याज पे किया है। देखिए कितना समय के लिए किया है, तो सर समय था ना जो 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए निवेश किया है। किस दर से किया है यानी किस रेट से किया है, तो सर जो दर है ना उधर दिया गया 4% की दर से। अब बोल रहे हैं ना कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है जी, तो सर 45 रुपया है। अब जरा सा आप सोचिए, जरा सा आप सोचिए कि चक्रवृद्धि कोई भी आप पैसा जैसे
दोनों का मूलधन बराबर है, समय बराबर है और दर बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा कि साधारण ब्याज? तो कहिएगा सर चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए ज़्यादा होगा ना कि हर वर्ष मूलधन का ब्याज और प्लस पिछले वर्ष का ब्याज दोनों ऐड हो जाता है, तो इसीलिए हम लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सामान्य साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर 45 रुपया, जो कि दिया गया है मेरा क्वेश्चन में। अब देखिए दर है 4%, इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 4% के चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा बटा 100, यानी 4/100 को 1/25 लिख सकते हैं। अब देखिए समय मेरा 2 वर्ष दिया गया है ना जी, तो 1/25 को क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। अब मान लीजिए कि जो मेरा मूलधन है ना वो 625 दिया गया है, माने मान लीजिए कि मेरा मूलधन 625 है, तो 625 पर अगर फर्स्ट वर्ष ब्याज लगेगा 4%, तो 4% 25 होगा, 1/25 लिखते हैं तो इसका 25 होगा। अगला वर्ष भी ब्याज लगेगा 1/25, 600 को 25 के हो गया ये 25। अभी देखिए अगर हम ऐसे लिखें तो एक बार भी मूलधन पर ब्याज ले रहे हैं पहला वर्ष और दूसरा वर्ष भी मूलधन पर ब्याज ले रहे हैं। अगर हम मूलधन पर ब्याज लेते हैं खाली ब्याज पर ब्याज नहीं लेते हैं तो उसको कहते हैं साधारण ब्याज, यानी ये मेरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि हम सर खाली मूलधन पे ब्याज लिए हैं। अगर देखिए पहला वर्ष का ब्याज दूसरा वर्ष का ब्याज, लेकिन दूसरा वर्ष का है कि मूलधन पर तो ब्याज देवे कि हमको ब्याज पर भी ब्याज दीजिए, तो इसका 1/25 लिखते हैं तो हो गया 1। अब जो देखिए ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया तब 25 + 25 अब प्लस 1, यानी कंपाउंड हो गया 25 + 25 अब प्लस 1, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया तो सर 51 हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया तो सर 50 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों कह रहा है कि देखिए ब्याज पहला वर्ष के दूसरा वर्ष के ब्याज अब प्लस जो पीछे वाला ब्याज है उसका भी ब्याज ले रहा था, हो गया कंपाउंड। अब देखिए दोनों का अंतर तो CI - SI बराबर दिया गया है कितना 45, और इधर करते हैं तो कितना होता है 51 - 50 बराबर 45, यानी हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 45। अब मूलधन है मेरा कितना जी 625 यूनिट, तो मूलधन कितना हो जाएगा 625 गुना 45, 625 गुना 45 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28,125 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर बोल रहा है ना किचन, 14 नंबर बोल रहा है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 6 गुना होगा, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस अगर मानते हैं कि पहले एस था, अब उसका दुगना सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कितना हो गया तो सर 2s हो गया। तो ये बताइए सेलिंग प्राइस एस से 2s हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ, तो सर 1s का 1sp का, यानी 1 सेलिंग प्राइस का वृद्धि हुआ। 1sp यानी सेलिंग प्राइस के वृद्धि होने से लाभ है जो 6 गुना हो जाता है, यानी प्रॉफिट अगर पहले p था तो अब जो प्रॉफिट हो गया मेरा 6p हो गया, तो प्रॉफिट में कितना वृद्धि हुआ जी सर 5p का वृद्धि हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट सेलिंग प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट मेरा 5 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, तब ना 6 गुना हुआ जी। देखिए पहले इसको दुगना किए तो 1 बढ़ा, अरे 6 गुना हुआ तो 1p तो पहले से हाई था, तो कितना बढ़ा था सर 5p बढ़ा था। हम लिख सकते हैं 1 यूनिट सेलिंग प्राइस बराबर 5 यूनिट प्रॉफिट, यानी देखिए इसको SP/P लिखते हैं, यानी सेलिंग प्राइस बटा प्रॉफिट लिखते हैं, तो ये हो गया 5/1, यानी 5 यूनिट कोई वस्तु को बेचते हैं ना तो 1 यूनिट हमको प्रॉफिट होता है। आपको पता है क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो सर जितना में बेचे हैं ना उसमें से लाभ को घटा दीजिए, यानी क्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 4 यूनिट। तो देखिए 4 यूनिट। अब प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है तो सर क्रय मूल्य पर होता है,
तो एक का लाभ हुआ, लाभ और प्रॉफिट क्रयमूल्य पड़ते एक, क्रयमूल्य 4 है तो 4 गुना 100 कर दीजिए, यानी हो गया 25, यानी हो गया मेरा 25% आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है ना क्वेश्चन, धातु के एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि धातु की एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि अर्धगोले धातु को पिघलाकर उतनी ही त्रिज्या वाले बेलनाकार आकृति में ढाला जाए तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए धातु का एक अर्धगोला है, अर्धगोला कैसा होता है, तो मानिए देखिए ऐसा अर्धगोला होता है। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है ना कितना है सर, इसका त्रिज्या है जो 6 सेंटीमीटर है। बोल रहा है इतना ही त्रिज्या के एक हमको बेलनाकार आकृति में इसको चेंज कर दिए। ठीक है, यानी इसका भी त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब जरा सा देखिए, आपको एक नोट पॉइंट दे करके यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देंगे, उसको भी करेंगे था 2D फिगर में परिधि या परिमाप समान होता है। 2D फिगर में परिधि या परिमाप समान होता है, और 3D फिगर में आयतन समान होता है। हमेशा याद रखिए 2D फिगर कोई भी होगा ना तो उसको एक फॉर्मेट में से दूसरा, एक शेप में से दूसरा शेप में चेंज कीजिएगा ना तो उसका परिधि समान होता है। परिधि का मतलब होता है परिधि या परिमाप के ना, तो उसका कंप्लीट बाउंड्री यानी बाउंड्री समान होता है। जैसे सपोज देखिए, एक हम ये सपोज ले लेते हैं 2D फिगर है, तो इसका परिधि इतना है, यानी इसका कंप्लीट ये परिधि हो गया। इसको हम ऐसे भी मोड़ेंगे ना तो इसका परिधि तो सेम ही रहेगा ना। तो 2D फिगर में परिधि या परिमाप समान होता है, और 3D फिगर में ना उसका आयतन समान होता है। 3D फिगर में उसको आयतन चेंज नहीं कर सकते हैं आप, आयतन समान होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए अर्धगोला का आयतन कितना होता है, नंबर है हाँ चलो। अब अर्धगोला का आयतन होता है सर 2/3 पाई r स्क्वायर h होता है। और सेम यानी आयतन तो समान है तो हम बराबर लिख देते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब देखिए पाई तो दोनों में कांस्टेंट है, कट जाएगा। अब देखिए 4/3 2/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई है ना, 4/3 पाई r क्यू होता है, 2/3 पाई r क्यू होता है। सॉरी, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू, और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ r यहाँ यार क्यों कटेगा, क्योंकि सर दोनों का त्रिज्या समान है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब देखिए 2/3 r का वैल्यू 6 है, अब बराबर h यानी 2 यानी 4, h बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 16 नंबर, बोल रहा है ना यदि त्रिभुज एबीसी समरूप पी क्यू आर है, यानी दो को त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, इसका समरूप, समरूप का मतलब क्या होता है, जो देखने में समान हो, उसका डायमेंशन चेंज हो सकता है लेकिन देखने में समान लगेगा। पी क्यू
आर। इसका एरिया दे दिया है, एबीसी का एरिया है जो कितना है 25 यूनिट है। इसका जो एरिया है ना 49 है। तो बोल रहा है ना ए बी अनुपात पी क्यू, ठीक है। तो आपको देखिए एरिया दे रहे हैं तो इसको क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या होता है। देखिए ए बी या पी क्यू के बारे में पूछ रहा है ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर कर दीजिए, एरिया है तो स्क्वायर कर दीजिए। ये क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि जो त्रिभुज है ना समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ पी क्यू कितना दिया गया है सर 25/49 बराबर ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर। अच्छा इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 5/7। इसी को हम लिख सकते हैं 5:7, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर 17 नंबर एक इक्वेशन दे दिया गया है, एक्स बाई एक्स माइनस पाई प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड प्लस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई वाई प्लस जेड अपॉन जेड वाई जेड प्लस एक्स अपॉन 2x। अब देखिए इसको सोल्व करना आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या, एक टर्म को जीरो कर लीजिए। मान के चलते हैं कि x बराबर 0 है, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ y माइनस जेड, यहाँ भी हो जाएगा y माइनस जेड, यानी y के वैल्यू सर जेड से बड़ा लेना। तो हम मान के चलते हैं कि y बराबर 3 है और z बराबर मेरा 2 है। देखिए वैल्यू पुट करके चलते हैं तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस y बराबर कितना है 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस z बराबर कितना है तो सर 2, और 2 में से 0 जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर देखिए x प्लस वाई, एक्स बराबर 0 तो y बराबर 2, देखिए y बराबर 3 अपॉन यहाँ y बराबर अपॉन -3 प्लस y बराबर 3 और z बराबर 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 3 में से 2 गया 1 प्लस z बराबर कितना है 2 और 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 और 2 में 0 घटाइएगा तो भी 2। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1, तो 3 और 1 कितना हो गया तो सर 4 हो गया। इसको देखिए 3/3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा तो -1 प्लस 5 ये हो गया 1, तो -1 यहाँ देखिए आगे दिया गया है, इसमें सॉरी क्वेश्चन में एक और दिया गया +3 है, प्लस यहाँ 3 लिखिएगा तो देखिए -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इसको 1/8 4/8 को 1/2 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर।
देखिए कारण एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी पी बिंदु पर ब्रह्म रूप से प्रतिच्छेदित करती है। देखिए एक वृत्त बना है, इसका जीवा ए बी और सी डी यानी ए बी और सी डी ब्रह्म रूप से, ब्रह्म के मतलब होता है बाहर, और बाहर ब्रह्म रूप से पी पर वो जो प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए बोल रहा है ए बी है जो 7 है, यही ये 7 ए बी 7 है और ए बी 7 है, सी डी 1 है यानी ये हो गया 1। उसके बाद बोल रहा है पी डी यानी पी डी कितना है जी 5 है। उसके बाद बोल रहा है पी वी की लंबाई, देखिए इसको x मान लेते हैं। अब इसको देखिए फार्मूला याद नहीं करना, आपको बाहर इंटरसेक्ट करे अंदर इंटरसेक्ट करे, एक वो जीवा हो दूसरा टेंजेंट हो, उसके लिए कुछ नहीं याद करना। देखिए 3 गुना दिया है जी, तो देखिए ए बी सी डी, ठीक है 4 को लिख दिए। अब कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो पी पर, तो सब में पी लगा दीजिए। अब देखिए 4 को है ना, तो 2 को इधर और 2 को इधर बीच में लगा दीजिए, बराबर है इसमें कर दीजिए गुना, हो गया। अब देखिए एपी की लंबाई कितना 7 + x गुना बीपी कितना है x बराबर सीपी कितना है 6 डीपी कितना है 5। इसको देखिए सोल्व कीजिएगा तो x 7x है, x स्क्वायर बहुत ही भाई बहुत मानी इक्वेशन बन जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो ए नंबर में मेरा दिया गया है 3, पुट करके देखते हैं तो 7 और 3 10 और 10 में 3 से गुना करते हैं तो हो जाता है 30 और 6 × 5 = 30 जो कि बराबर हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। तो आंसर मेरा हो जाएगा 3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था जरा सा क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, 18 था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा ना कि 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा ना किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत 1,70,014 रुपया है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,93,900 रुपया हो गई। अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि, निकटतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान कीमत कितना था, तो सर वर्तमान में जो कीमत है ना 1,70,014 रुपया है, ठीक है। एक वर्ष बाद कितना हो जाता है इसका कीमत सर 1,93,900 हो जाता है। तो ये बताइए एक वर्ष में वृद्धि कितना हुआ, तो सर इसमें घटा लेते हैं। देखिए तो ये हो गया 6, ये हो गया 9, 9 में से गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, ठीक है 23,884 इतना का वृद्धि हुआ। तो बोला प्रतिशत में कितना हुआ, देखिए 23,886 गुना हमें सब जो प्रेजेंट में दिया रहता है उस पर वृद्धि होता है ना, वर्तमान वाला पर वृद्धि होता है ना, इतना देखिए इतना। अब बटा किस पर हो रहा है 1,714 और गुना 100, इसको जब सोल्व कीजिएगा ना तो लगभग अप्रोक्स में आ रहा है 14%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर बोल रहा ना किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की
परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त बनाते हैं, इसके जीवा द्वारा एक जीवा लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इसके जीवा द्वारा केंद्र पर, यानी वृत्त का अगर केंद्र है तो केंद्र पर वो कोण बनाए, ठीक है। और एक परिधि पर कोई भी बिंदु पर, परिधि के कोई भी बिंदु पर एक कोण बनाए, इसका बोल रहा है कितना होता है। तो हमेशा याद रखिए, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा कि परिधि पर अगर थीटा होगा ना तो केंद्र पर होता है 2 थीटा। तो बोल रहा है इसका रेशियो पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा है। तो 2 थीटा अनुपात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सर 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेरा दिया गया है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 बोल रहा है ना, अमिता एक निश्चित दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और पहली दूरी की दुगनी दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभ बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल क्या है। देखिए अमित है ना, जो यहाँ से यहाँ अगर एक दूरी चला तो कितना चला है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसका दुगनी दूरी, यानी एक चला होगा तब दो चला होगा, वो किस चाल से चला, 28 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। इसका बोल रहा है औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड जो है ना, अब बोल रहा है गया और फिर वापस चला है, जैसे यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस चला है। तो देखिए 1 यूनिट और 2 यूनिट कितना हो गया, 3 यूनिट। वापस आया तो हमको चाल पता ना है तो हम मान लेते हैं कि बाई चाल से ही वापस चला आया होगा। इसका जो औसत चाल यानी एवरेज जो स्पीड है ना, वो कितना दिया गया है, सर 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब आपको एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला पता होगा। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है, ठीक है। देखिए एवरेज स्पीड कितना है, 24 बराबर टोटल यानी टोटल डिस्टेंस, तो सर 3 यूनिट गया, 3 यूनिट आया, 6 यूनिट। और टोटल टाइम, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बता चाल, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। देखिए 84 गया ना, 1 यूनिट गया 84 की स्पीड से, प्लस 2 यूनिट गया है 28 की स्पीड से, प्लस 3 यूनिट आया है जो कि इसको पता ना है 22 की स्पीड से। चलिए इसको काट लेते हैं, 24 4 मरतबे। देखिए यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए 4 बराबर कितना हो गया, तो ऊपर में कुछ ना था 1, और नीचे में सब का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया, 84 22, तो ये हो गया 22, अब प्लस 8 तिया 24 से 2 तिया 6, यानी 3 दूनी 6, 22, अब प्लस 84 तिया कितना हो जाता है, 4 तिया 12, और 8 तिया 24 है 1 25, 552। इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर 84 22 अपन 6 1 7 22, अब प्लस 252। यहाँ काट जाएगा 21 मरतबे, तो 21 22 बराबर 7 22 प्लस 252। यहाँ घटाइएगा तो 14 22 बराबर 252, अब 22 बराबर कितना हो जाएगा सर, 22 बराबर 18, जो कि मेरा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर बोल रहा ना, दो पाइप ए और बी 2700 लीटर की टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि इन्हें एक साथ खोला जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए
सबसे पहले दो पाइप है, कौन है, ए और बी। एक खाली टंकी को कितना समय में भर, 5700 टंकी का कितना है, 3700 लीटर टंकी को 9 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। सॉरी 9 घंटे और 6 घंटे में। अच्छा ये बताइए, ये है जो 9 घंटा में कितना भर रहा है, 3700 लीटर के भर रहा था। ए का चाल कितना होगा, तो कहिएगा सर टोटल पानी अपॉन टोटल ए का लगा समय, ये क्या हो गया, तो सर लीटर पर घंटा, यानी क्या हो गया, ए का चाल है ना सर। देखिए 9 घंटा में अगर 3700 लीटर भर रहा है तो हम 3700 को 9 से भागा दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि किस रेट से भर रहा है, ताकि 3700 लीटर के टंकी को 9 घंटा में ही भर दिया। उसी तरह से बी है जो 3700 लीटर, जिस पानी 1 लीटर 3700 लीटर के टंकी को कितना देर में भर रहा है, 6 घंटा में भर रहा है, तो 6 से हम भागा दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि किस रेट से भर रहा है, ताकि 6 घंटा में वो टंकी को भर देता है, यानी बी का चाल पता चल जाएगा। देखिए टोटल पानी में से समय से भागा देने से हमको चाल पता चल गया कि किस चाल से पानी भर रहा है टंकी में। टोटल पानी में से समय से भागा दे देने से चाल पता चल, तो ए प्लस बी दोनों का चाल कितना हो जाएगा, तो सर 3700/9 प्लस 3700/6, दोनों में 3700 है तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया 1/9 प्लस 1/6, ये हो गया 3700, 9 6 का एलसीएम 18, तो ये हो गया 2 प्लस 3, यानी हम कह सकते हैं ये बी का चाल कितना हो गया 3700 गुना 5/18। अभी देखिए ए और बी दोनों का जब चाल पता चल गया, अब ये बताइए दोनों का जब ए और बी का चाल पता चल गया, तो अब देखिए टोटल पानी में चाल से भागा देंगे तो हमको समय पता चल जाएगा ना। यहाँ देखिए टोटल पानी कितना है अभी 6400, और चाल कितना है, तो सर 3700 गुना 5, ये 18 नीचे है तो 18 को ऊपर लिख देते हैं, 20 से 20, यानी देखिए ऊपर में गुना कीजिएगा तो कितना रहा है 11/185, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर बोला ना 13 पुरुष और 3 महिला किसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं, 5 पुरुष और 6 महिला उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितनी महिला कार्य को एक पुरुष के कार्य के बराबर होगा। देखिए 13 पुरुष यानी 13 मेल प्लस 3 फीमेल किसी काम को 13 दिन में करना, लेकिन हमको 1 दिन में कराना है, तो क्या कीजिएगा, तो सर 13 से गुना कर दीजिए। उसी तरह से क्या कह रहा अगला क्वेश्चन ना, सॉरी 7 दिन में कर रहा है जी। 13 पुरुष और 3 महिला किसी काम को 7 दिन में करता है, हमको काम को 1 दिन में कराना, तो क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। उसी तरह से देखिए 5 पुरुष यानी 5 मेल और प्लस 6 फीमेल किसी काम को 18 दिन में करता है। अच्छा ये 5 पुरुष और 6 महिला 18 दिन में करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा काम 1 दिन में पूरा हो जाए, इसमें क्या करेंगे 18 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये भी पूरा काम 1 दिन में कर रहा है और ये भी पूरा काम 1 दिन में कर रहा था, दोनों हो जाएगा बराबर। अब देखिए 13 7 कितना होता है 91 मेल प्लस 7 21 फीमेल बराबर कितना हो जाएगा 18 5 90 मेल, और ये 18 छक्का 78 से 108 फीमेल। अब देखिए यहाँ ना 91 में से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 मेल, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 8 में से 1 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 87 फीमेल। यानी हम कह सकते हैं जो 1 मेल जितना काम कर देगा ना 1 दिन में, उतना काम करने को लिए फीमेल को 87 का जरूरत है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया 87
आंसर ऑप्शन नंबर डी में मेरा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर बोल रहा है ना खींचा, बोल रहा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमांगत पूर्णांक है यदि घनाभ का आयतन 336 घन इकाई है तो घनाभ की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले वो हम घनाभ बनाते हैं। घनाभ की क्रमांगत, क्रमांगत लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। क्रमांगत पूर्णांक, देखिए क्रमांगत पूर्णांक का मतलब अगर एग्जांपल दें तो लगातार संख्या होता है। जैसे देखिए यहाँ 12 13 14 डाई जैसी क्या होता है क्रमांगत पूर्णांक है। अब देखिए लंबाई घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है जी L गुना B गुना H बराबर 336 दिया गया है। अच्छा ये बताइए क्रमांगत का मतलब क्या होता है। तीन को कोई संख्या लीजिए 3 12 13 14 8 9 10 6 5 देखिए 4 5 6 3 को कोई भी लगातार संख्या को गुना करके हमको कितना लाना है 336 लाना। तो सर हमको ऐसे तो पता नहीं चलेगा लेकिन हम उसको फैक्टर तोड़ते हैं। देखिए फैक्टर तोड़िए, ये हो गया 2 1 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, यहाँ 2 8 दूनी 16 4 2 42 2 21 यहाँ 3 7। अब इसको हमको तीन को क्रमांगत यानी लगातार संख्या पता करना है। तो अगर हम इतना लेते हैं 2 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर तीन को से 8 बनाते हैं और 3 दूनी 6 बनाते हैं तो कहेगा सर 6 7 8 तीनों पता चल गया आपको लगातार संख्या। तो यहाँ लिख दीजिए 6 7 8। यहाँ तक अगर हमको बात खत्म नहीं हुआ, हमसे पूछ रहा क्या घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जी। तो सर घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या होता है LH होता है। ठीक है LB प्लस BH प्लस क्या होता है LH होता है। देखिए 2 LB कितना है 6 गुना 7 प्लस 7 गुना 8 अब प्लस क्या आता है 6 गुना 8। देखिए 2 7 का कितना हो गया 42 8 7 56 और 8 का 48। ठीक है जब इसको सोल्व कीजिएगा ना तो कितना आ रहा है 292 आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है बी में मेरा दिया गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर बोल रहा है ना एक बड़े गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 528 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है तो बड़े गोले का व्यास कितना है। देखिए बड़े गोले का व्यास अगर हम D मानते हैं और छोटे गोले का व्यास अगर स्मॉल डी मानता है तो अधिक का कम का मतलब होता है अंतर। तो दोनों का क्या है 2 सेंटीमीटर है। देखिए बड़ा गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा तो सर 2 और बड़ा और छोटा गोला का त्रिज्या 2 और छोटा बराबर 2। तो 2 देखिए r माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा तो 1, उसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब बोल रहा है बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो बड़ा है तो बड़ा का यार माइनस 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना है 528 है।
देखिए 4 पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेते 4 पाई आर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 528। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 528 बटा 4, पाई का वैल्यू 22 ऊपर चल जाएगा 7। इसको देखिए काटते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर बराबर कितना हो गया 42। अब देखिए आर माइनस आर का वैल्यू 1 है, तो आर प्लस आर बराबर कितना हो गया 42। इसको समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सोल्व कीजिए, तो आर प्लस आर बराबर 42 और आर माइनस आर बराबर 1। देखिए कट जाएगा तो 2r बराबर कितना हो गया तो सर 43। 2r को हम लिख सकते हैं डायमीटर, क्योंकि बड़ा डायमीटर मेरा 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है ए में मेरा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर। देखिए 26 नंबर बोल रहा ना, दो अंकों की संख्या n पर विचार करें। p को संख्या के अंकों का गुणनफल मान लें। यदि p को n की दहाई के स्थान पर वर्गों में जोड़ा जाए तो हमें 84 मिलता है। यदि p को n के इकाई के वर्गों के अंकों में जोड़ा जाए तो 60 मिलता है। तो p प्लस n का मान देखिए n, देखिए कह रहा है दो अंकों की n पर, दो अंकों की संख्या n पर विचार करें। n है जो दो अंकों की संख्या है, मान के चलने की दो अंकों की संख्या 122 है। अच्छा, इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा तो सर इकाई या दहाई को लिख सकते हैं 10। से वो एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे देखिए हम 32 लिखते हैं, तो 32 को क्या लिख सकते हैं तो 1 गुना 2, 2 का 3 को क्या लिख सकते हैं तो 10 गुना 3, 1 गुना 2 2, यहाँ हो गया 30, यानी 30 2 32। यानी दहाई में क्या करना है हमको 10 से गुना करना पड़ता है। इस तरह से सैकड़ा जाएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। देखिए वो आपको एग्जांपल देती हैं। चलिए हाँ देखिए क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना, उसके बाद बोल रहा है ना दो अंकों की संख्या p को संख्या के अंकों का गुणनफल, यानी अभी जो p लेना है ना इसको गुणनफल लेना है, यानी x गुना y करना है संख्या के गुणनफल। अब कह रहा है ना p को n के दहाई, p को n के दहाई अंक, n के दहाई अंक कितना है x, n के दहाई अंक के वर्गों का, वर्गों में p को n के दहाई अंक को वर्गों में अगर जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 84 मिलता है। अगला बार बोल रहा है ना p को n के इकाई अंक के वर्ग, तो इकाई कितना है y के वर्ग को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है तो सर 60 मिलता है। अब देखिए p के जगह पर वैल्यू कितना है x गुना y, x गुना y अब प्लस x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 84। उसी तरह से x गुना y अब प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 60। अब दोनों में देखिए कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी x कॉमन लेते हैं तो क्या होता है x प्लस y बराबर 84। इसमें y कॉमन लेते हैं तो क्या होता है x प्लस y बराबर 60। अब देखिए इसमें भी x प्लस वाई कॉमन है, इसमें भी x प्लस वाई कॉमन है, तो कोई तो संख्या होगा जो सर दोनों में कॉमन होगा। देखिए x प्लस वाई, तो देखिए ये हो गया y x प्लस वाई, तो सर दोनों में संख्या कोई कॉमन होगा। तो अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है 5 गुना 12 60, ये क्या हो गया 7 गुना 12 84। यानी हम कह सकते हैं x बराबर 7 और y बराबर 5 आ गया मेरा। ठीक है, अब बोल रहा p प्लस n का मान। देखिए p प्लस n का मान, देखिए p बराबर क्या है x गुना y, तो x गुना y यानी 7 गुना 5 कितना हो जाएगा तो सर 35, और n बराबर x y यानी कितना हो जाएगा 7 5 75, दोनों को जोड़ेगा तो 110, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है बी में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 27 नंबर, 27 नंबर बोल रहा है ना, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। अब देखिए कह रहा है अंकित मूल्य से 50% अधिक करता है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो मार्केट प्राइस 50% अधिक यानी 150 अंकित क्या होगा। उसके बाद बोल रहा है 14% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ हानि होता है हमेशा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो 100 का 14% लाभ यानी 114। तो बोल रहा है कितना छूट देगा, तो देखिए छूट किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। तो इस पर छूट देगा तो कितना छूट दे रहा है, तो सर 36 के दे रहा है, 36/150 गुना 100, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 12 यानी 24% की छूट दे रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेरा दिया गया है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। देखिए 28 नंबर कह रहा ना 100 लीटर के मिश्रण में क्रोसिया और तारपीन का अनुपात 3:2 है। 3:2 अनुपात में मिश्रण में केरोसिन की न्यूनतम मात्रा में कितनी होनी चाहिए, परिमाणी 20% केरोसिन है। देखिए टोटल मिक्सर कितना है, तो सर 100 लीटर है। किस अनुपात में है, किस केरोसिन प्लस तारपीन, केरोसिन प्लस तारपीन जो कि किस अनुपात में है, 3:2 में। तो देखिए 100/3 ये हो गया 20 या कितना हो गया 60%। अब ये बताइए केरोसिन है जो 60% है, इसमें अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो 20% का भी होगा जी, नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, CND हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 29 नंबर देखिए। कह रहा ना कल्पना और सुधा को एक परीक्षा में क्रमशः 669, 696 और 584 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। देखिए कल्पना और सुधा, कल्पना कितना अंक प्राप्त किया है 696 और सुधा कितना अंक प्राप्त किया है 584। बोल रहा है कल्पना 87% अंक प्राप्त किया है, यानी 87% बराबर 696 है। तो एक अंक बराबर कितने, 696 अंक है तो एक अंक बराबर, तो सर एक अंक बराबर हो जाएगा 87% अपॉन 696। हमको निकालना है किसका 584, कल इस सुधा के निकालना, तो गुना कर दीजिए 584 अंक बराबर तो सर 87% अपन 697 गुना 584। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा काट के 73%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर बोल रहा है ना, एक नित्य कक्षा में 3 बैच के छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र पढ़ते हैं तो 20 छात्र अगर बढ़ा देते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले बैच में छात्रों की संख्या कितनी थी। देखिए पहले किस अनुपात में था, 3:2:3:5 के अनुपात में था। ठीक है,
उसके बाद बोला प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ गया, ठीक है। बढ़ने से अब जो अनुपात बन गया वो कितना बन गया, 4, 5, 7। अच्छा ये बताइए 2 यूनिट से 4 यूनिट हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ, तो सर 2 का वृद्धि हुआ। और 2 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 20 दिया गया था। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई बराबर 10। अच्छा पहले था कितना था सर, 5, 3, 8 2 10, तो 10 इकाई बराबर 10 गुना 10 यानी हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा दिया गया है। चलिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।